नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी पीएम मोदी को राहुल गांधी के चैलेंज की। सो ही कैन रीड इट एंड उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। थैंक यू। संसद में सरकार के खिलाफ विपक्षी सांसदों के हल्ला बोल की। केवल 13 स्वीकार हुए और 1015 सवाल खारिज हो गए। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर ममता बनर्जी ने क्या दी दलीलें। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर क्यों भड़का विपक्ष। वो हमारा देश लगभग अमेरिका के चरणों में डाल दिया है। जानेंगे क्यों फिर जंग की तरफ बढ़ रहे ईरान और अमेरिका। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को लगाई फटकार। सार्वजनिक जानकारी छिपाने पर जताई नाराजगी। कहा आपको अपलोड और अपडेट करनी चाहिए जानकारी। पीएम मोदी 7 और 8 फरवरी को जाएंगे मलेशिया। दोनों देशों के संबंधों में मजबूती पर होगी चर्चा। भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की बिगड़ी तबीयत। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा एनएसए के तहत हिरासत में लिए जाने के फैसले पर करे पुनर्विचार। 5 महीने से जेल में बंद है वांगचुक। और शेयर बाजार में तेजी। 78 अंकों की बढ़त के साथ 83,817 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 48 अंकों की बढ़त के साथ 25,776 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की किताब को लेकर शुरू हुआ बवाल अब और बढ़ गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह दावा कर रहे थे कि जो किताब है ही नहीं उसे नेता प्रतिपक्ष कैसे कोट कर सकते हैं, जिस पर राहुल ने भी पलटवार किया है। किताब को लेकर शुरू हुआ टकराव इतना बढ़ चुका है कि लोकसभा स्पीकर के कैबिन में भी बीजेपी और कांग्रेस के सांसद आपस में भिड़ गए। तो कैसे एक किताब से देश की सियासत में छिड़ी हुई है महाभारत, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की किताब का जिक्र करते हुए सवाल किया था, लेकिन सवाल पूरा नहीं हो पाया क्योंकि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ ही बीजेपी के दूसरे सांसदों ने भी हंगामा खड़ा कर दिया। 2 दिन तक लगातार राहुल ने सदन में अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन सत्ता पक्ष के इशारे पर स्पीकर ने राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया। सरकार का कहना है कि जो किताब है ही नहीं, राहुल गांधी उसे कोट कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी का कहना है कि मैं वो ही बोल रहा हूं जो आर्मी चीफ नरवणे ने अपनी किताब में लिखा है। और किताब में लिखा है कि सेना चीन के टैंकों पर गोली चलाना चाहती थी क्योंकि वो हमारे इलाके में घुस आए थे। आर्मी चीफ ने सरकार से निर्देश मांगे तो नरेंद्र मोदी ने मैसेज दिया कि जो उचित समझो वो करो। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। जिस किताब में ये सब कुछ लिखा है, राहुल गांधी जनरल नरवणे की वही किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर संसद भवन पहुंच गए। उन्होंने किताब को दिखाते हुए कहा कि ये वही किताब है जिसके अस्तित्व पर रक्षा मंत्री ने लोकसभा में सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा मिस्टर नारावाने बुक नारावाने जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। जो लद्दाख का जो अकाउंट था। लोकसभा स्पीकर और राजनाथ सिंह दोनों कह रहे हैं कि ये किताब है ही नहीं। मैं कहता हूं कि किताब मौजूद है, मेरे हाथ में है, मैं खुद इसे लेकर सदन में खड़ा हूं। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में फर्क है। ये किताब विदेश में प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन सरकार इसे देश के सामने आने से रोक रही है। देश के हर युवा को यह देखना चाहिए कि किताब मौजूद है और उसमें जनरल नरवणे ने अपने अनुभवों को विस्तार से दर्ज किया है। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा में आए तो मैं उन्हें पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब भेंट करूंगा, जिससे वो इसे पढ़ सके और देश को सच्चाई का पता चल सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री आज लोकसभा आने की हिम्मत करेंगे। नरवणे की किताब के चलते लोकसभा की कार्यवाही में आज भी रुकावट आई। राहुल गांधी सेना प्रमुख की किताब का हवाला दे रहे थे, लेकिन स्पीकर राहुल को बोलने की भी इजाजत नहीं दे रहे थे। लेकिन जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे नेहरू और इंदिरा गांधी पर लिखी किताबें लेकर लोकसभा में पहुंचे, स्पीकर की तरफ लहराते हुए किताबें दिखाई, अपनी बात रखी, तो उन्हें बोलने से नहीं रोका गया, जिससे विपक्ष भड़क उठा। स्पीकर की तरफ कागज उड़ाए गए। लोकसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित होती रही। कांग्रेस सांसदों का कहना है कि अगर सरकार ये मानती है कि किताब में जो लिखा है वो गलत है, तो तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए, न कि किताब के अस्तित्व को नकारना चाहिए, जबकि किताब राहुल गांधी के हाथों में दिखाई दे रही है। इस बढ़ते टकराव के चलते लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने दफ्तर में बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक में भी बवाल मच गया।
लोकसभा स्पीकर के दफ्तर में ही कांग्रेस और बीजेपी के सांसद भिड़ गए। स्पीकर बस तमाशबीन बने रहे। बीजेपी सांसद यहां भी विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विपक्ष ने साफ कर दिया कि वो इस मुद्दे को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है, इसीलिए सरकार को जवाब देना ही होगा। राहुल गांधी ने चैलेंज दिया कि पीएम मोदी को किताब भेंट करूंगा, लेकिन शायद वो संसद में आएंगे नहीं, और जैसी राहुल को उम्मीद थी ठीक वैसा ही होता दिखाई दिया, क्योंकि पीएम मोदी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देना था। 5 बजे से उन्हें बोलना था, लेकिन अचानक ही खबर आई कि पीएम नहीं बोलेंगे। तो आज दिन भर क्या रहा संसद में खास, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर पीएम मोदी का भाषण तय था। शाम 5 बजे पीएम मोदी भाषण देने वाले थे, लेकिन शाम को पीएम के संबोधन से कुछ ही देर पहले इसके टलने की खबर आई, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 5 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। जबकि 5 फरवरी को पीएम राज्यसभा में बोलने वाले थे, लेकिन अब ये तारीख आगे बढ़ गई है। उधर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोला। खड़गे ने डेटा का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री संसद में सवालों से बचते हैं। उन्होंने दावा किया 16वीं और 17वीं लोकसभा में 8,123 सवाल पूछे गए। कितने? 8,123 सवाल पूछे गए, लेकिन केवल 13 स्वीकार हुए और 1,015 सवाल खारिज हो गए। खड़गे ने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल जैसे गैर एनडीए शासित राज्यों में राज्यपालों की भूमिका पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि राजभवन अब भाजपा और आरएसएस का दफ्तर बन गया है और राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने देश में बढ़ती बुलडोजर पॉलिटिक्स, अल्पसंख्यकों की सेलेक्टिव टारगेटिंग और चर्चों पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी करार दिया। यानी एक तरफ जहां लोकसभा में पीएम मोदी के संबोधन टलने की चर्चा गर्म रही, तो वहीं राज्यसभा में खड़गे ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। अभी बजट सत्र के जारी रहने के दौरान विपक्ष की तरफ से दोनों ही सदनों में सरकार की घेराबंदी तेज हो सकती है, यह तय माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें 5 फरवरी पर टिकी हैं। देखना यह होगा कि पीएम इस दिन लोकसभा में बोलते हैं या नहीं। संसद में घमासान छिड़ा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी जबरदस्त बहस देखी गई। कोर्ट में एसआईआर के मुद्दे पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी खुद दलीलें पेश करती हुई नजर आई। उन्होंने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है, जिसके बाद उसकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर एसआईआर के मामले पर सुनवाई हुई, लेकिन इस बार कोर्ट में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने खुद अदालत में दलीलें पेश की। आजादी के बाद ये पहला मौका था जब किसी सिटिंग सीएम ने खुद कोर्ट में पेश होकर दलीलें पेश की। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और पश्चिम बंगाल के वोटर्स को निशाना बनाया जा रहा है। ममता ने चुनाव आयोग को व्हाट्सएप आयोग तक कह डाला। ममता बनर्जी की दलीलों का सबसे बड़ा केंद्र 8,300 माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति रही। उनका तर्क था कि जो काम वैधानिक रूप से इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ को करना चाहिए, वो काम बाहरी माइक्रो ऑब्जर्वर से करवाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों से इन ऑब्जर्वर्स को बुलाकर खास तौर पर नाम कटवाने के लिए तैनात किया गया है। जवाब में चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि हमने राज्य सरकार से क्लास 2 अधिकारियों की मांग की थी, लेकिन सरकार ने पर्याप्त अधिकारी नहीं दिए, जिसके कारण मजबूरी में माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाने पड़े। सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने बताया कि करीब 70 लाख मामले सिर्फ नाम की स्पेलिंग के मामूली अंतर के हैं। बंगाल में उच्चारण और अंग्रेजी अनुवाद की वजह से दत्ता, गांगुली या रॉय जैसे नामों में जो अंतर आता है, उसे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक विसंगति मानकर नोटिस भेज रहे हैं। इस पर सीजे सूर्यकांत ने चुनाव आयोग को हिदायत दी कि नोटिस भेजने में सावधानी बरतें और प्रतिष्ठित लेखकों या निर्दोष नागरिकों को परेशान ना करें। अपनी बात जारी रखते हुए ममता ने एसआईआर प्रक्रिया को नाम काटने की मशीन बताया। ममता ने कहा, शादीशुदा बेटियों और घर बदलने वाले गरीबों को एक तरफा हटाया जा रहा है। असम में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ बंगाल को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? 1.36 करोड़ वोटर्स की विसंगतियों को सुलझाने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। वहीं सुनवाई के दौरान एक बड़ा मोड़ तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने माइक्रो ऑब्जर्वर्स को हटाने का संकेत देते हुए आदेश दिया और राज्य सरकार से उन अधिकारियों की लिस्ट मांगी जिन्हें वेरिफिकेशन के लिए तैनात किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने प्रक्रिया पूरी करने के लिए 7 दिन की और मोहलत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया। सीएम ममता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अब नोटिस जारी किया है, जिस पर चुनाव आयोग सोमवार यानी 9 फरवरी को जवाब दाखिल करेगा। पश्चिम बंगाल सरकार डेप्यूट करने के लिए मौजूदा क्लास 2 अधिकारियों की लिस्ट देगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार यानी 9 फरवरी को होगी। यह मामला सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं की साख और नागरिक अधिकारों के बीच के टकराव का बन गया है।
सोमवार को होने वाली सुनवाई तय करेगी कि बंगाल की वोटर लिस्ट में बचे हुए करोड़ों नामों का भविष्य क्या होगा। ममता के सवालों पर सरकार और चुनाव आयोग दोनों ही फंस गए हैं। वहीं देश का किसान अमेरिका और भारत के बीच हुई ट्रेड डील में फंसता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमारे किसानों के उत्पाद अब भारत में बेचे जाएंगे। सरकार ट्रंप के दावों को खारिज नहीं कर रही है, जिसे लेकर विपक्ष ने भी तीखे सवाल सरकार से पूछे हैं। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर सत्ता पक्ष जहां इसे वरदान करार दे रहा है, तो वहीं विपक्ष ने इसमें उन खामियों को उजागर किया है जिससे नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है। इस समझौते के तहत भारतीय बाजार अमेरिकी किसानों के लिए खोल दिए गए हैं, जिससे उनकी पहुंच सीधे भारत तक होगी और ऐसे में भारत के किसानों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। इसे लेकर किसान तो नाराज है ही, साथ ही विपक्ष ने भी इसे लेकर सरकार से कई सवाल पूछे हैं, जिसका जवाब 4 फरवरी को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिया। उन्होंने कहा कि ये डील विकसित भारत की दिशा में एक अहम कदम है। इस डील से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि केंद्रीय मंत्री के जवाब के बाद भी विपक्ष के हमले नहीं रुके और विपक्ष ने सवाल करना जारी रखा। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी सवाल उठाए। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों पर झूठ बोलने के भी आरोप लगाए। संजय राउत ने कहा कि पीयूष गोयल झूठ बोल रहे हैं। इस देश के सभी केंद्रीय मंत्री झूठ बोल रहे हैं। 18% टैरिफ आज भी कायम है, जो पहले 3% था लगभग। उसके बावजूद अमेरिका के जो कृषि उत्पाद है वो 0 टैरिफ पर भारत के बाजार में आ जाएंगे, जिसमें सभी धान होंगे, फल होंगे, फूल होंगे, दूध होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे। हमारे किसान खून पसीना बहाकर जो माल बनाते हैं, उससे सस्ते दामों में अमेरिका अपना माल बेचेगा। तो क्या हमारा किसान खुद की जान ले लेगा? सिर्फ संजय राउत ही नहीं, बल्कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि ये डील नहीं ढील है। इस देश में कोई भी डील जो 70% कृषि आधारित जनता के लिए हानिकारक है, वो कभी लाभकारी साबित नहीं हो सकती। कृषि और डेयरी को बचाने का जो झूठ सदन के पटल पर बोला जा रहा है, उसका संज्ञान भविष्य में लिया जाएगा और झूठा साबित होने पर कार्रवाई की मांग भी की जाएगी। कोई भी ट्रेड लाभ हानि की तराजू पर तौला जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर फायदे में कौन है और नुकसान में कौन? यानी अब इस समझौते पर मोदी सरकार चौतरफा घिर गई है। ट्रेड डील पर मोदी सरकार और अमेरिका के दावे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते किसान से लेकर आम जनता तक सभी के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। वैसे दावे तो एनसीपी के विलय को लेकर भी अलग अलग दिख रहे हैं। पवार परिवार से जुड़े लोगों का कहना है कि एनसीपी के दोनों गुटों का विलय तय हो चुका था, तो बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये सब अफवाहें हैं। तो क्यों एनसीपी को लेकर महाराष्ट्र में शुरू हुआ टकराव? देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में अजित पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी के मर्जर को लेकर सियासी बहस छिड़ी हुई है। दोनों गुटों के नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि एनसीपी एक होने वाली थी और अब खुद शरद पवार ने इस पर मुहर लगा दी है। साथ ही बीजेपी के साथ उनकी नजदीकियों को लेकर चल रही अफवाहों पर भी विराम लगा दिया है। दरअसल हाल ही में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विलय पर एनसीपी नेताओं के दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अगर एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर कोई बात अंतिम चरण में होती तो अजित दादा उन्हें पहले से इसकी जानकारी जरूर देते। और अब सीएम के इस बयान का खंडन करते हुए शरद पवार ने कहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री बार बार मेरा नाम क्यों ले रहे हैं। उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इस समय जो भी चर्चा चल रही है वो कहीं भी औपचारिक बातचीत या निर्णय के स्तर पर नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि वो किस आधार पर और किस अधिकार के साथ इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। शरद पवार ने यह भी साफ किया कि दोनों गुटों के मर्जर को लेकर अजित पवार और जयंत पाटिल के बीच बातचीत हुई थी। हालांकि इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी उनकी प्राथमिकता एक दूसरे का समर्थन करना है। जैसा आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से ही अजित पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी की करीबियां बढ़ती देखी जा रही थी। कई जगह दोनों गुटों ने एक साथ चुनाव लड़ा, तब से ही दोनों गुटों के साथ आने की चर्चा थी और अजित पवार के निधन के बाद मर्जर की जानकारी खुलकर सामने आई। कहा यह भी गया कि अजित पवार 8 फरवरी को विलय की आधिकारिक घोषणा भी करने वाले थे और अब शरद पवार ने यह बयान देकर साफ कर दिया है कि विलय की बात कोई अफवाह नहीं थी। यानी आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की सियासत में काफी कुछ देखने को मिल सकता है। एक बात तो अब तय दिख रही है कि एनसीपी के विलय का मामला अब टल गया है, लेकिन लंबे समय से मणिपुर में सरकार गठन को लेकर चल रही जो कोशिश टलती आ रही थी वो अब कामयाब हो गई है। वैसे ये तो पहले ही माना जा रहा था कि केंद्र सरकार मणिपुर में नए चुनाव नहीं कराएगी बल्कि अपना सीएम बनाएगी, और वैसा हुआ भी। बीजेपी ने एक बार फिर मणिपुर में सरकार बना ली है। तो किसे मिला है सीएम पद? देखिए इस रिपोर्ट में। मणिपुर में लंबे समय बाद नई सरकार का गठन हुआ है। एनडीए विधायक दल के नेता युमनाम खेमचंद राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल अजय भल्ला ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में आयोजित किया गया। इस शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी सुबह से ही चल रही थी। जैसे आप जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में पिछले साल फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू था।
उन्होंने मई 2023 में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच भड़की जातीय हिंसा से निपटने के उनकी सरकार के तरीके की आलोचना के बीच इस्तीफा दिया था। इसके अलावा हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मणिपुर दौरे पर थे, जहां उन्होंने एक बयान देते हुए कहा था कि राज्य में चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, जिसके बाद से ही कयास लग रहे थे कि मणिपुर में जल्द चुनाव होंगे और नई सरकार का गठन होगा। लेकिन चुनाव तो नहीं हुए, पर सरकार जरूर बन गई। जैसे आप जानते हैं कि राज्य में अभी भी पूरी तरह से हिंसा नहीं थमी है और बीजेपी सरकार बना चुकी है, जिसे लेकर माना जा रहा है कि बीजेपी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जनता के बीच पहुंचकर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। बता दें, मणिपुर में मई 2023 से कुकीजो और मैतेई समुदाय के बीच भीषण जातीय हिंसा शुरू हो गई थी। इस हिंसा में अब तक कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। खेमचंद के हाथ में अब मणिपुर की कमान है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती तो राज्य में शांति कायम करने की ही होगी। वैसे इस वक्त तो वैश्विक शांति ही खतरे में दिखाई दे रही है। मिडिल ईस्ट में जंग की आहट सुनाई दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि अगर जंग हुई तो तीसरे विश्व युद्ध का रूप भी ले सकती है। तो कैसे मिडिल ईस्ट में बढ़ता जा रहा है तनाव, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर जंग की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए उसका एक ड्रोन मार गिराया। वॉशिंगटन का दावा है कि अरब सागर में ईरान का शायद 139 ड्रोन उनके सबसे बड़े युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरफ बढ़ रहा था। खतरे को भांपते हुए अमेरिकी नौसेना के F-35C लड़ाकू विमान ने इसे मार गिराया। ईरान की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई, लेकिन इस घटना से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अमेरिका को जवाब देने के लिए ईरान अपने हजारों ड्रोन्स, जिनसे वो इस युद्धपोत पर नजर बनाए हुए है, उनसे हमला न बोल दे। इसे लेकर सभी खाड़ी देश टेंशन में भी थे, क्योंकि इस एक घटना से शांति की उनकी अब तक की सारी कोशिशों पर पानी फिर सकता है। सऊदी अरब, तुर्की जैसे देशों की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच 6 फरवरी को बातचीत होनी है। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती रही तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वार्ता से पहले ही दोनों देशों में जंग भड़क सकती है। वैसे वार्ता को लेकर सवाल अभी से उठ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों ने ही वार्ता के लिए अपनी अपनी शर्तें रख दी हैं। पहले ये वार्ता तुर्की के इस्तांबुल में होनी थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि ईरान ने वेन्यू बदलने की डिमांड रखी है। ईरान ने ओमान में वार्ता की मांग की है। साथ ही ये भी कहा है कि बातचीत का दायरा सिर्फ परमाणु मुद्दों पर दो तरफा बातचीत तक सीमित रखा जाए, जिसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ये बैठक हो भी पाएगी या नहीं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर कहा है कि वार्ता होगी, लेकिन अगर वार्ता नहीं हुई तो मिडिल ईस्ट में शांति भंग होने का खतरा बढ़ जाएगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। देश के सबसे बड़े सिंहासन पर बैठे हुआ व्यक्ति जब जरूरत पड़े देश को और वो ये कह दे कि जो उचित लगे वो कर दो, ऐसा कहना है पूर्व थल सेना अध्यक्ष नरवणे की किताब के अंदर दिए हुए एक चैप्टर का, जिसमें बताया है राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कि उन्होंने जब चीन ने अपने टैंकर सामने ला के रख दिए भारत की सीमा में, तो उन्होंने मदद मांगी, तो केंद्र से जवाब मिला कि जो भी उचित लगे वो उसे कर लें। तो भाई यही तो हो रहा है पिछले 12 साल से। जिसे जो उचित लग रहा है वो कर रहा है, जिसे जो उचित लग रहा है वो बोलता चला जा रहा है। हम तो भाई रैली करने के लिए और विदेश यात्राओं के लिए जो बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।